फॉर्मूला तो आ गया भैया, यूज कहां करना है, बेसिक्स के साथ। पेपर लीक कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और आपका दिमाग घूम जाता है। हेलो बच्चों, हाउस द जोश। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स पढ़नी कैसे है। अब 10th क्लास में आ गए, एक छोटी सी स्ट्रेटजी पता चल जाए, हमें एक रास्ता पता चल जाए कि हमें मैथ्स कैसे पढ़नी है आखिर, तो हम उस रास्ते पे चल के बढ़िया नंबर ला सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब अगर तुम राजी हो इस रास्ते पे चलने के लिए जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए, तो इस वीडियो को देखो और नहीं तो स्किप कर दो। अगर तुम इस रास्ते पे चलते हो तो फिर मेरी गारंटी है कि तुम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। अब जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है शुभम झा। मैं पिछले 7 साल से ऑफलाइन में पढ़ाता हूं और मैंने ऑफलाइन में कई बच्चों के 90-95 प्लस नंबर लाने में हेल्प करी है उनकी। अब मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ऑनलाइन पे शेयर करना चाहता हूं। तो देखिए है क्या, मैथ्स पढ़नी कैसे 10th क्लास में। 9th क्लास तक की मैथ्स हमें थोड़ी सी मुश्किल लगी थी। इसके पीछे कारण क्या था, 8th से 9th में एक सडन चेंज आया था और 9th की मैथ है भी थोड़ी मुश्किल। अलग अलग थ्योरम्स दे दी, अलग अलग फिगर्स दे दी, ज्योमेट्री इतनी मुश्किल कर दी, तो प्रूफ दे दिया, पता नहीं क्या क्या दे दिया, तो बच्चे डर जाते हैं। लेकिन अब वो झटका खत्म हो चुका है, तो 10th में हम एक स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं, हमारी नॉलेज अच्छी बिल्ड हो सकती है, नॉलेज अच्छी बिल्ड हो सकती है। अब देखो, 2 बातों का ध्यान रखना है, एक बुक्स का और एक स्ट्रेटेजीज का, कि क्या चीज स्ट्रेटेजी ऐसी फॉलो करनी है स्टार्टिंग से ही कि हमें लास्ट पे दिक्कत ना आए, हमें अपना रास्ता सरल बनाना है। तो देखो भाई, बुक्स के लिए एनसीईआरटी तो रामबाण है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमें आना चाहिए बिल्कुल ढंग से। एनसीईआरटी 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, जितनी बार करो उतनी बार कम है। एनसीईआरटी आपके बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगी। एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी की ही एक बुक आती है एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की एक दूसरी साइड बुक है जो थोड़ी सी मुश्किल होती है नॉर्मल एनसीईआरटी से। अगर आप एनसीईआरटी कर ले हो, उसके बाद आपको एग्जाम्पलर करनी है। एग्जाम्पलर में आपको हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे कुछ भी हो। आपकी थ्योरी, आपके न्यूमेरिकल्स सब स्ट्रॉन्ग कर देगी एग्जाम्पलर बेसिक्स के साथ। तो कम से कम एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर तो करनी ही करनी है। अब बहुत बच्चे किसी रिफ्रेशर की तरफ जाते हैं। स्कूलों में अलग अलग बुक्स यूज होती हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक यूज होती हैं। हमें अगर खुद से चुनना है तो हम आरडी या आरएस में से मोस्टली कोई एक बुक चुनते हैं, और नहीं तो स्कूलों में भी अलग अलग बुक, एसचंद पब्लिकेशन की हो गई या टुगेदर विथ की हो गई, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक क्या होती है, यूज करी जाती हैं। अगर आपको खुद से चुनना है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, बहुत ज़्यादा, भैया मैं बहुत टाइम दे सकता हूँ मैथ को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आरडी शर्मा चुन लो। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो क्या चुन लो, आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल सारे टाइप के क्वेश्चन करा देगी, लेकिन उसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के 2 क्वेश्चन, इस टाइप के 2 क्वेश्चन, और आरडी शर्मा में इस टाइप की पूरी एक्सरसाइज, एक टाइप के क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज। तो जितने क्वेश्चन आरडी शर्मा में है उसका 50% से भी कम आरएस अग्रवाल में क्वेश्चंस है, लेकिन टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो अगर तुम्हें खुद से चुनना है और टाइम ज्यादा दे सकते हो तो आरडी कर लो, और नहीं तो आरएस कर लो। इतना करने के बाद हमें ध्यान रखना है पीवाईक्यूज पे। भैया व्हाट इज पीवाईक्यू? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने पहले पूछे हैं, जिससे हमें यह पता चल जाता है सीबीएसई पूछती क्या है आखिर पेपर में। जो तुमने देखा होगा, अलग अलग टीचर्स बता पाते हैं कि ये ही आएगा पेपर में, पेपर लीक कर दिया, पेपर लीक कर दिया। तो पेपर लीक क्या है? पेपर लीक पीवाईक्यू है। जब आप पीवाईक्यूज करते हो तो आप सीबीएसई का दिमाग पढ़ पाते हो। सीबीएसई का दिमाग पढ़ लिया हमने, सीबीएसई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है, और उसी के हिसाब से हमने तैयारी कर लेते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब पीवाईक्यू करने के 2 तरीके हैं। एक पीवाईक्यू होती है चैप्टर वाइज। एक पीवाईक्यू कैसी होती है? अभी हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, मान लो मैथ का, अब मैं पीवाईक्यू करने जा रहा हूं, तो आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिलेगी, यानी रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर के जितने क्वेश्चन पिछले 10 सालों 15 सालों में पूछे गए हैं वो आपको पीवाईक्यू में मिल जाएंगे, और उसको करके आप रियल नंबर्स के पिछले सालों के क्वेश्चन कर सकते हो। एक पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सीधा क्वेश्चन पेपर, मतलब 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2023 का क्वेश्चन पेपर, 2024 का क्वेश्चन पेपर, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर।
बात समझ में आ रही है? तो PYQ स्टार्टिंग में तो हमें चैप्टर वाइज करनी है, लेकिन जब हम साल के लास्ट पे पहुंचते जाएंगे, हमारा मतलब सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, तो हम फिर पूरे पूरे पेपर करेंगे। पूरा एक टाइम बैठेंगे, 3 घंटे का टाइम निकालेंगे और फिर पेपर करेंगे पूरे। तो उस टाइम पे देखेंगे और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। पर फिलहाल के लिए तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, एग्जाम्पल करनी है। इतना करने के बाद तुम चाहे तो डायरेक्ट PYQ चैप्टर वाइज पे जंप कर सकते हो, और नहीं तो RDRF में से कोई एक बुक सॉल्व कर लेनी है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो कुछ स्ट्रेटेजीज है, बेसिक सी स्ट्रेटेजी तो बहुत सारी हो सकती है, तो फिलहाल हम ज्यादा दिमाग पर लोड ना डालते हुए थोड़ी थोड़ी बात समझते हैं। एक भैया T1 T2 T3 मेथड है, जिससे आपका रिवीजन टाइम बहुत कम हो जाएगा आने वाले टाइम में। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने क्वेश्चन करे, एनसीईआरटी में 20 क्वेश्चन है, आपने पहली बार ट्राई करा, कोचिंग से, स्कूल से, कहीं से पढ़ के आए हो आपने ट्राई करा, फिर 10 क्वेश्चन हो गए आसानी से, यानी वो क्वेश्चन आपने एक ही ट्राई में कर लिए। तो एक ही ट्राई में कर लिया तो उसको क्या नाम दे देना है? T1 मतलब ट्राई वन। T1 का मतलब क्या है? ट्राई वन। मैंने एक ही ट्राई में वो क्वेश्चन कर लिए। अगर एक ट्राई में नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपने कोई फॉर्मूला गलत पुट कर दिया, आपने कोई वैल्यू गलत पुट कर दिया, आपने कैलकुलेशन गलती कर दियो, आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो फिर आपको एक ट्राई और करना है, T2। अगर सेकेंड ट्राई में हो गया, इसका मतलब आप फर्स्ट ट्राई में कोई गलती कर रहे थे, अब आपसे हो गया वो क्वेश्चन। और सेकेंड ट्राई में नहीं हुआ, फिर आप पे 2 ऑप्शन है, या तो आप थर्ड ट्राई करो और या तो किसी टीचर से डाउट पूछो। दोनों ही केस में आपको T3 लगा देना है, यानी वो क्वेश्चन मेरे लिए मुश्किल था, मेरे से 2 ट्राई में नहीं हुआ, तीसरी ट्राई में हो गया, या फिर मेरे को भैया से, सर से पूछना पड़ा क्वेश्चन। तो T1 T2 T3 जब आप क्वेश्चन अपने सारी बुक में लगा दोगे, आपने सारे जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में है, आपने सब पे T1 T2 T3 लगा दिया करने टाइम। अब आप नेक्स्ट टाइम बुक खोलोगे रिवाइज करने के लिए, तो आपको क्या दिखेगा कि भैया इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन तो ऐसे जो मेरे से T1 है, मतलब पहले ही हो गए थे, पहली बार में हो गए थे, आसान क्वेश्चन थे। अब आपको खाली बचे हुए 10 क्वेश्चन जिस पे T2 T3 लगाए उनको सॉल्व करना है। तो आपका टाइम बच गया, नहीं तो आप पूरी एनसीईआरटी दोबारा सॉल्व करते। अब आप दोबारा सॉल्व करोगे T2 T3 वाले क्वेश्चन काट के, उसमें फिर T1 लग जाएंगे, क्योंकि वो आपसे एक बार में हो गए, और नहीं हुए तो फिर उसको T2 T3 ही रहने देना है। ऐसे करते करते एक टाइम बाद आपको पूरी बुक के सारे क्वेश्चन T1 हो जाएंगे। इसका मतलब आपको सारी बुक आती है, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, जो मुश्किल क्वेश्चन थे अगली बार आपको वही सॉल्व करने पड़े, आपको पूरी बुक दोबारा सॉल्व नहीं करनी पड़ी। सिमिलरली आप चाहे एनसीईआरटी में लगाओ, चाहे एग्जाम्पलर में, चाहे अपनी RDRS में, चाहे PYQs में, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम T1 T2 T3 लगाने से इन फ्यूचर आपको वो चीज पूरी नहीं करनी पड़ेगी, आपको खाली वही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो आपसे नहीं हुए थे। ठीक है जी। अब बनानी है एक फॉर्मूला शीट, एक छोटी सी पतली 10-20 रुपए की कॉपी ले लेनी है। फॉर्मूला शीट का मतलब ये नहीं होता ये एक पेज है, एक पेज पे खाली फॉर्मूला शीट बना दी। एक पतली सी कॉपी लेनी है, उस पर चैप्टर डाला, चैप्टर का कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखा, और उस फॉर्मूले के नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिख दो कि रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। बोले तो उस फॉर्मूले की एप्लीकेशन, वो फॉर्मूला तो आगे भैया यूज कहाँ करना है। फॉर्मूला खाली लिखने से काम थोड़ी होगा, उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है भी तो पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला शीट, उस फॉर्मूला शीट में तुमने मान लो एक ये पेपर लिया, या चैप्टर का नाम डाल दिया, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिख देने कुछ भैया ये फॉर्मूला इन क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। ठीक है जी। डाउट्स की नोटबुक बना के चलनी है स्टार्टिंग से ही। ये नोटबुक तुम्हें ये बताएगी कि तुम किस किस तरह के क्वेश्चन में अटकते हो, किस किस तरह के क्वेश्चन में अटकते हो। अब जरूरी नहीं कि आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो वो सारे के सारे किसी बुक से ही करोगे। हो सकता है आपके स्कूल में किसी टीचर ने कोई क्वेश्चन करवाया हो, ट्यूशन में टीचर ने कोई क्वेश्चन करवाया हो, आपने ऑनलाइन किसी वीडियो में कोई क्वेश्चन करा हो। तो अगर आपको क्वेश्चन लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था या अच्छा था, मेरे को दिमाग में रखने की जरूरत है, उसको अपने डाउट्स नोटबुक में लिख दो। डाउट्स नोटबुक में चैप्टर वाइज अपने वो बना लो कि ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ से यहाँ तक, सेकंड चैप्टर यहाँ से यहाँ तक, थर्ड चैप्टर यहाँ से यहाँ तक, उसको डिवाइड कर लो और अलग अलग चैप्टरों के डाउट लिखते रहो उसमें। जिससे होगा क्या, आपको अपने लेवल पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी जो क्वेश्चन आपको लगता था कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सर ने कुछ बढ़िया कराया था या भैया ने कुछ बढ़िया कराया था, मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे को कुछ नया सीखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट तो खाली ये मतलब नहीं होता है कि जो एग्जाम में आना है, खाली वही इंपॉर्टेंट नहीं होता जो एग्जाम में आ गया वो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? खाली हमारा मेन पर्पस एग्जाम में 95% लाना नहीं है, हमारा मेन पर्पस है अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाना, अपनी नॉलेज बढ़ाना। तो डाउट नोटबुक बन गई, फॉर्मूला शीट बन गई। अब ये देखो ये सेम बात लिखी हुई है, फोकस ऑन क्वेश्चन टाइप। यही बात, क्वेश्चन के टाइप पे फोकस करो। एक क्वेश्चन करा,
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और आपका दिमाग घूम जाता है। क्यों घूम जाता है? क्योंकि आपने उस क्वेश्चन का टाइप नहीं समझा। इस क्वेश्चन का टाइप क्या है? अगर आप एक क्वेश्चन का टाइप समझ लेते हो तो आप उससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन है सब कर सकते हो। तो अगर आप कहीं भी कोई क्वेश्चन करते हो तो अपने टीचर से, अपने भैया से, जिससे भी है, ये पूछना है कि भैया इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन मुझे और बता दो। जो हमारा रिफ्रेशर करने का मेन मकसद होता है यही होता है कि हम क्वेश्चन टाइप समझ पाए। एक टाइप के एनसीईआरटी में 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब आप और बुक्स करोगे तो आपको पता चलेगा इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी क्वेश्चन टाइप की, और जब आप क्वेश्चन टाइप समझ पाओगे तो फिर आप उससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? और एट द एंड ये स्ट्रेटेजीज बुक्स सब बेकार हो जाएगी अगर आप पढ़ोगे नहीं। शुरू में जोश बहुत ज्यादा रहता है, ऐसा लगता है भैया कि सब कर लूंगा, उखाड़ दूंगा, 10th कर दूंगा, बोर्ड पे 100% ले आऊंगा, सब कर दूंगा। धीरे धीरे वो जोश ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आप पढ़ते नहीं हो कि अभी बहुत टाइम है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर भूल जाते हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो बस एक बात ध्यान रखनी है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ना है डेली। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। एक टाइम बाद आप देखोगे आज आपने 10 क्वेश्चन करे, कल आपने 10 क्वेश्चन करे, इस महीने पूरे 10 क्वेश्चन करे, 20 क्वेश्चन करे डेली के, डेली। अगले महीने आप देखोगे आप 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 30 क्वेश्चन कर पा रहे हो डेली के। धीरे धीरे खुद इंप्रूवमेंट आ जाएगी। कुछ तो करो, कुछ तो करो। सुना होगा कुछ नहीं से कुछ सही, तो वही बात ध्यान रखनी है, कुछ नहीं से कुछ सही। थोड़ा बहुत चलते रहो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। खुद में जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कर सकता हूं तो फिर कोई नहीं रोक सकता। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है बस। कुछ बच्चे होते हैं भैया यहां रहता है कॉन्फिडेंस उनका, उससे कोई फायदा नहीं है। भैया कर लेंगे, सब हो जाएगा, चीटिंग मार लेंगे, मेरे आगे वाला टॉपर है, मेरे पीछे बैठता हुआ टॉपर है, उससे क्या फायदा? तेरे को क्या आया? तेरे दिमाग में घुसा? कुछ नहीं घुसा ना, फिर क्या फायदा हुआ? कल को मान ले तो वो टॉपर है, किसी उस वजह से वो तेरे को नहीं बता पा रहा, या सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गया, उसको उठाई कहीं और बिठा दिया, क्या करेगा? फेल। तो अपना दिमाग तो लाके चल, है ना? तो बस ये सारी बात है। तो कंसिस्टेंसी रखो, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। ये नहीं कि लास्ट में जाके बिल्कुल ऐसा हो जाए कि भैया जो बस मेरे आगे वाला बता देगा मैं पास हो जाऊंगा, मेरे पीछे बता देगा मैं पास हो जाऊंगा, या फिर भैया इतना तो कर ही लूंगा, 30-40 नंबर आ जाएंगे, उससे में लाने की जरूरत क्या है? पढ़ भाई पढ़, अभी बहुत टाइम है, पूरा साल पढ़ा है, पढ़, फोकस कर, मेहनत कर, हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी? तो चलो इसी के साथ फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया बुक्स कौन सी पढ़नी है, स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, डेली काम करते रहना है, थोड़ा थोड़ा वेस्ट नहीं करना है। हाँ, किसी एक आध दिन हो गया वेस्ट हो गया कोई बात नहीं तो बाकी दिन कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है, फ्लो नहीं टूटने देना है। ठीक है? चलो तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंस की भी स्ट्रेटेजी ले आएंगे और भी किसी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी लाएंगे, और बाकी टॉपिक्स तो हम पढ़ते ही रहेंगे, चैप्टर वगैरह पढ़ते रहेंगे। तो इस चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अगर कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ मैं तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है? आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट रहेगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी और हम तुम मिलकर साथ में बोर्ड तो फोड़ ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी? मिलता है अगली वीडियो में, बाय।